काम आपके यहाँ कर रहे थे वही दुश्मन बन गए? वही दुश्मन बन गए। ज़मीनें तो हमारी वही बहा रहे थे और बगीचों में भी वही काम कर रहे थे, वही दुश्मन बन गए। भाई जाएँ तो वो मार दें। आरएसएस ने बहुत बचाने का काम किया। आरएसएस ने, मेरे ख्याल में अगर आरएसएस ना होती तो इससे दुगने आदमी मर जाते। आरएसएस वालों ने बहुत तकड़ा काम किया, घबराए नहीं आरएसएस वाले। चाहे मारना पड़ा चाहे मरना पड़ा, वो आगे होकर निकलते थे, लाठियां लेके भी आगे होकर निकलते थे। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा एक ऐसी विभीषिका थी जिसकी स्मृति को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे साथ हैं मक्खन लाल जी, जो उस विभीषिका के पीड़ित रहे हैं। उन्हें आज भी 1947 में भारत और पाक का बंटवारा हूबहू वैसे ही याद है जिस तरीके से उस ज़माने में हुआ था। किस तरह की त्रासदी इनको झेलनी पड़ी, इन सभी पर इनसे हम बात करेंगे। मक्खन लाल जी, 1947 का बंटवारा याद है आपको? बिल्कुल याद है। क्या याद है, कैसे हुआ था? कैसे पता चला था कि आप लोगों को जो है असल में उन दिनों इतने ये टीवी तो नहीं थे, रेडियो होते थे, रेडियो या अखबार होती थी। तो अखबारों में जब हालात बिगड़े देश के, तो अखबारों में आते रहे, हमें पता चलती रही कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होगा, ये किस हिस्से में आएगा, ये तो हमें पता नहीं था। लेकिन बंटवारा हो रहा है आपस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा है, पाकिस्तान छोटा है। इस हिसाब से ही उनको ज़िले बंटवारे जाएंगे और वो बटेंगे उसमें ज़िले, इतना पता था। लेकिन ये नहीं पता था कि हमारा जो गांव है या शहर है ये पाकिस्तान के हिस्से में आ जाएगा और हम पाकिस्तान से हमें निकलना पड़े था, ये हमें ख्याल नहीं था। लेकिन बाद में जब हमें पता चल गया ये पाकिस्तान में आ गया हमारा इलाका, तो हमें फिर निश्चय हो गया कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, हिंदुस्तान में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके हिस्से में आया है तो ये अपने यहाँ रहने नहीं देंगे। तो कितनी साल उम्र होगी आपकी? उस वक्त मेरी 14 साल की उम्र थी। पूरा सब कुछ याद है अभी? और याद है, सब कुछ याद है। तो बंटवारे का दिन याद है जब आप लोगों ने अपने घर को, अपनी जायदाद को, अपना जितनी संपत्ति थी छोड़ करके वहाँ से निकले, वो दिन याद है? बताएंगे उसके बारे में? हाँ, वैसे हमारी ज़मीन थी और दुकान भी थी, ज़मीन भी थी। तो हम ज़मीनें खैर छोड़नी पड़ती, वो ज़मीनें हमें फिर यहाँ पर आके अलाट भी हो गई। हमें ज़मीन वहाँ पर जो छोड़ के आए थे, हमें पानीपत के साथ उरलाना गांव है पानीपत से। तो जैसे हमारी उरलाना पानीपत के पास है, पानीपत पर लाइन है, उरलाने में नहीं थी। इसी तरह वहाँ पर मियाँ चन्नू में लाइन थी, तुलंबे में नहीं थी। तो इन्होंने जितनी भी तकसीमें की हैं उस हिसाब से ही जहाँ उपजाऊ धरती थी उन लोगों को उपजाऊ दी, जहाँ पर नहीं कुछ होता था उन लोगों के नहीं। इसी तरह गवर्नमेंट में बांटी, गलती भी हो सकती है कुछ, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से जो मैंने देखा सोचा, संभाल के इन्होंने जहाँ पर जैसी धरती थी उसी हिसाब से उनको, चाहे दूर हो चाहे नज़दीक हो, दी गई। हालांकि हम रहते कुरुक्षेत्र में थे, लेकिन हमें धरती दी गई उरलाना में, पानीपत के पास, क्योंकि हमारी जो धरती उपजाऊ थी, तो वहाँ उरलाने गांव की भी धरती बहुत उपजाऊ थी। इस वास्ते हमें वहाँ पर जाना था। हमें याद है कि मेरे फादर साहब जाया करते थे, श्री दीवान चंद जी, तो वहाँ से हमने ठेके पे दे दी, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते थे, ठेके पे दे दी। तो वो ठेका लेने के लिए साल बाद या 6 महीने बाद जब भी वो कहता था तो लेने के लिए जाते थे। वो गांव याद है, शहर याद है, कौन से, कहाँ से? उरलाना गाँव था वो। नहीं, पाकिस्तान में मेरा तुलंबा शहर था। तुलंबा? हाँ, मुल्तान में? मुल्तान ज़िला था, तहसील खानेवाल थी और तुलंबा गांव था। तो वो आसपास का एरिया के बारे में कहाँ पर था, क्या था, कैसे वहाँ से फिर आप लोग वहाँ से निकले, तो कैसे आप लोगों को वहाँ से निकाला गया? हाँ, तो हमें दोपहर के टाइम वहाँ से निकाला गया, जब रोटी तंदूरों में पक रही थी, वहाँ हमें ऑर्डर हुआ कि निकलो निकलो निकलो, तो हमें निकाला गया। और मराठा मिलिट्री आ गई, हमें ये था भाई कहीं गड़बड़ न हो जाए। मराठा मिलिट्री आ गई, वो साथ रही
हैं। कितने ही आदमी, चाहे 7 थे चाहे 10 थे, बंदूकें थे उनके पास, सब कुछ था, वो साथ रही। फिर हमें उससे पहले हमें बैल दिए गए थे, गाड़ी और बैल निकलने के लिए, पैदल के लिए। तो गाड़ी और बैल भी निकलते निकलते हमारा नंबर नहीं आया निकलने का, गवर्नमेंट का काम था, तो वो बैल भी हमारे से फिर वापस ले लिए गए जब हमारा नंबर निकलने का नहीं आया। जब बैल बूल भी नंबर ले लिए गए तो तब उसके बाद हमारा नंबर निकलने के लिए आया, जो कि हमें 11 मील पैदल मियाँ चन्नू जहाँ पर से हमने ट्रेन पकड़नी थी तो वहाँ तक जाना पड़ा। हम तकरीबन 11, साढ़े 10, 11 बजे चले थे घरों से, अपने कस्बे से, और तकरीबन 5-6 बजे, 7 बजे हम वहाँ पर पैदल पहुँचे। और मतलब स्टेशन तक आप लोग पैदल पहुँचे? हाँ, तो जो बच्चे थे उनके लिए एक गड्ढा दे दिया गया कहीं कहीं, भाई जो बच्चे छोटे हैं मैं उनको उठा के ना चलो या कुछ हो, तो जो बूढ़ा आदमी है चल भी ना सकता हो वो उस गड्ढे में बैठ सकता था, बाकी गड्ढे में नहीं बैठ सकता था। बूढ़ा आदमी या जो बच्चा जन्मा हो या छोटा हो उसकी माँ बैठ सकती थी, बाकी। तो डर था वहाँ पर? हाँ, डर लगता था वहाँ? डर? हाँ। डर तो बहुत ही लगना ही था, लेकिन डर लगने से, घबराने से तो कुछ बनता नहीं। जो मैं सोचता था घबराने से क्या बनेगा, तो डट के हम रहे पूरा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो कत्लेआम हो गया एकदम। तो उस वक्त मुझे याद है कि जब हमें कत्ल करने के लिए उनके आदमी तकरीबन 1 किलोमीटर पर आ गए थे, तो उस वक्त हमने, जो औरतें थी वो एक ही तरफ कर दी गई, मर्द जो थे, जो लाठी कुछ हमारे पास था वो ले ली हाथों में, और जो हमारे ज़्यादा चतरिया लोग छोरे थे वो भी निकल आए बाहर, हैं भाई चल देखेंगे, मरना तो है ही आज, लेकिन देखेंगे। लेकिन एकदम वहाँ पर मिलिट्री आ गई, जो मैं बता रहा हूँ, उस वक्त मिलिट्री नहीं थी, लेकिन एकदम मिलिट्री आ गई। तो उन्होंने फायर करे, मिलिट्री ने उनकी तरफ भाग गए, जहाँ जाके भी आए थे वो भाग गए वहाँ से। तो फिर हमारे शहर में मिलिट्री रही। कैसी कैसी खबरें सुनने को मिलती थी वहाँ पर? सुनने को खबरें ये मिलती थी कि आज फलाना गांव लूट गया, आज फलाने गांव में कत्लेआम आ गया, और फलाने गांव में कत्लेआम हो गया, फलाने गांव में कत्लेआम हो गया। ये अखबारों में भी आता रहता था, और उनको अगर इजाज़त होती थी तो वो टीवी, उसमें रेडियो में भी कोई बड़ा गाँव जिसमें ज़्यादा ही ऐसी बात हुई आ जाता था। तो रास्ते में आते जाते कभी आप तो छोटे ही थे, आप भी बता रहे थे आप चंचल भी बहुत ज़्यादा थे, तो ऐसे कुछ गांव देखे थे आपने जहां पर कत्लेआम किया गया हो या कुछ इस तरह की त्रासदी? ना, देखे तो नहीं थे गांव, लेकिन बात ये थी कि जो चंचल, यूँ कह रहा हूँ कि जो मिलिट्री आई थी तो वो जो ऐसे हमारे जैसे लड़के थे ना, उनको वो बिठा लेते थे, आजा बेटा बैठो, हम कहते थे हमें सैर करवाओ जी, हमें सैर करवाओ। वो फिर सारे जो एरिया था हमारे उसमें ले जाते थे, भाई एरिया में कोई फंसा हुआ छुपा हुआ ना हो, ये ना हो, वो ना हो, देखने के लिए। और हम भी उनको रास्ता बताते थे, जी ये रास्ता ना इधर से मुड़ जाएगा, उधर से आ जाएगा, इधर से मुड़ेगा ये रास्ता आपका। तो फिर हमारे जैसे लड़कों को 5-4 को बिठा लेते थे वहाँ उसको। आपने कहा जैसे डर तो लगता ही था वहाँ पर, कैसी कैसी खबरें सुनने को मिलती थी अखबार में? बड़े बुजुर्ग जो है आपस में बातें करते होंगे, आपके पिताजी, दादाजी, तो क्या बातें होती थी, किस तरह की बातें? बातें ऐसी होती थी कि ज़्यादातर जवान लड़कियों को उठा के ले जाते थे। जो जवान लड़की जहाँ उसके हाथ में से अकेली बकेली या कहीं निकली तो वो उठा के ले जाते थे, और कहीं कोई ऐसा निकल गया तो उसको कत्ल कर देते थे, दूर निकल गया अपने एरिए से, या जैसे हमें कहा भी 1 मील तक या आधे मील तक आप उससे आगे मत जाना, तो कोई हमारे वर्गा भाग के निकल गया वैसे ही, हैं तो कत्ल हो गया। इस तरह के वो करते थे, छुप छुपा के काम करते थे सारा। अपना घर, अपनी जायदाद, अपनी संपत्ति, अपने बचपन की यादें किसी एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाना कितना बड़ा कष्ट होता है? बहुत ही कष्ट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन मजबूरी थी ना उसमें, तो कुछ और हम सोच भी नहीं सकते थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो तो हमें पता था भाई निकलना है, यहाँ से जाना है, और प्रॉपर्टी हमारी सारी छूटेगी। ये तो हमें पता नहीं थी कि गवर्नमेंट हमें वहाँ जाके अलाट करेगी, देगी, नहीं देगी। इसी तरह गवर्नमेंट ने यहाँ जब हम आए पाकिस्तान से कुरुक्षेत्र में,
पहले हम आए जलंधर में। जब गाड़ी चली तो जलंधर में इसलिए हम आए कि हमारी बुआ मेरी जो थी वो जलंधर पहले आई हुई थी, क्योंकि वो मियाँ चन्नू में थी, मियाँ चन्नू में गाड़ी थी। तो उन्होंने तो पटक सुना भाई ये तो हालात ख़राब होते जा रहे हैं। दूसरा वो जायदाददार नहीं थे, हमारी बुआ जायदाददार नहीं थे, हम जायदाद वाले थे। तो वो तो निकल आए पहले तो वो आगे जलंधर आ गए। तो जलंधर उन्होंने मकान भी तोड़ लिए और दुकानें भी तोड़ ली। उस वक्त जब मुसलमान निकल रहे थे, जलंधर हमारे एरिए में सबसे अमीर इलाका था। इसमें बस्तियाँ हैं 60 जलंधर की, बस्ती गुजा, बस्ती शेख, बस्तियाँ हैं जलंधर की सारी अफेयर से। तो वो उसमें आ लिए थे। तो होता रहता था कारण के हिसाब से, खत के हिसाब से कि हम यहाँ पर है, हम यहाँ पर है। इसलिए हम जो गाड़ी से बाहर उतरे तो हम पहले जलंधर उतरे, इसलिए उतरे कि बुआ तो हमारी वह है जलंधर, तो उसको मिलेंगे। हम तो खाली हाथ हैं, हम तो वहाँ रोटी की, मुझे याद है कि मेरे को रोटी का डब्बा दिया गया था। 11 आदमी हम फैमिली के थे, दादा दादी थे, फादर था, मदर थी, 3 बहनें थी 2। तो इसलिए हम तकरीबन को 11 आदमी थे घर के। तो 11 आदमी को रोटी पका के डब्बे में मुझे दिया गया था कि ये संभाल के रखना, जहाँ पर भूख लगेगी तो हम बैठ के खाएँगे। मुझे वो याद है कि मेरे हाथ में डब्बा दे के उन्होंने रवाना किया। तो हम मियाँ चन्नू में तकरीबन को रात को तकरीबन 8-1 बजे पहुँचे। तो वहाँ उन्होंने एक्वायर कर रखे थे, ये जो कारखाने होते हैं ना, चावलों का कारखाना, रुई का, हमारी तरफ रुई बहुत होती है, रुई, क्योंकि इलाका बहुत बढ़िया था, रुई के कारखाने। तो उस रुई के कारखानों में या चावलों के कारखाने में इतनी जीरी नहीं होती थी, इतनी रुई होती थी। तो क्योंकि जीरी तो पानी का काम है, रुई पुण्य पानी का काम है। तो वहाँ पर उसमें हमें रखा गया। 4 कारखाने तकरीबन मियाँ चन्नू में एक्वायर किए गए, गवर्नमेंट ने एक्वायर के लिए। उसमें हम लोगों को रखा गया, एक को कहीं 500 आदमी, कहीं 200 आदमी, कहीं 300, जितनी जगह थी तो वहाँ हमें रखा गया। तो वहाँ पर हम अपनी रोटी वोटी पकाए हैं और तकरीबन वहाँ पर हम 1 महीना रहे। हमें आने के लिए गाड़ी नहीं दी गई, क्योंकि हर आदमी को निकालना था, ये गवर्नमेंट का इंतजाम था हमारा। तो आप लोग सेना के देख रेख में थे वहाँ पर? हाँ, भारतीय सेना, वहाँ मिलिट्री थी। हाँ, आगे बाहर मिलिट्री रहती थी, मराठा में, मराठा। हाँ, पहले मराठा आई, तो वो मराठा चली गई जब, तो फिर उसके बाद आ गई मुसलमान मिलिट्री वहाँ पर। तो मुसलमान मिलिट्री जब आई, उन्होंने हमारे ऊपर ज़रा कष्ट ज़्यादा किए। वो इस तरह किए कि जो बहुत अमीर आदमी थे, तो वो बीच में लोग आ जाते थे कि मैंने तो ये इसके 2000 रुपया लेना है। तो वो कहते दे भाई 2000 रुपया, इनका क्यों नहीं देता? बुला लेते थे भाई, फलां आदमी बुला लेते थे, दे 2000 रुपये। तो वो कहता मैंने तो देना ही नहीं, कभी लिए ही नहीं इनसे। वो कैसे कहता है तू नहीं लिए? पकड़ो इनको, लगाओ 2 चक्कर, एक डंडा दिखाओ, कैसे नहीं लिए तूने? मतलब आप लोग घर छोड़ चुके थे, हाँ, संपत्ति आप लोग की सब चली गई थी। हाँ, जहाँ आप लोग ठहरे थे, जहाँ आप लोग को रखा गया था, वहाँ भी आपसे पैसे हाँ। लेते तो वहीं से तो बात हुई, जहाँ हम ठहरे थे वहीं से बात हुई कि पैसे दो। तो वो लोग बेचारे जहाँ से भी 1.5 लाख जो पे थे, अमीर आदमियों को ख़ास तौर पे नाम वो लेते थे कि जो इनके पास पैसे थे, तो वो उनको वहाँ से उनको देने पड़ते थे, मजबूरी में देने पड़ते थे। तो फिर तो जब मुसलमान मिलिट्री आई, उससे पहले हिंदू मिलिट्री की तो हम ठाठ करते रहे, लेकिन मुसलमान मिलिट्री जब आई तो उन्होंने ये कहर किया कि उन लोगों से पैसे दिलवाएं ज़बरदस्ती, नहीं तो दो, नहीं तो मारेंगे तुम्हें। तो वहाँ से आप लोग फिर हमें वहाँ से गाड़ी मिली। गाड़ी में जितनी भी औरतें थी वो अंदर को गाड़ी के अंदर बिठा दी गई। जितने मर्द थे, तकड़े ये बच्चे थे, उनको छतों के ऊपर, जैसे आज भी छतों के ऊपर बैठ के आए। तो यहाँ पर गाड़ी फिर हमें पता ये चला कि ये गाड़ी वायरलेस से पता चला मालिकों को कि ये गाड़ी कत्ल होएगी। उन दिनों गाड़ियाँ कत्ल होती थी, तो ये गाड़ी कत्ल होगी। और फलानी जगह पे छांगा मांगा स्टेशन है, शुरू में होता है हमारे यहाँ से, तो तब से ये शुरू होता है अमृतसर। और ये उससे पहले छांगा मांगा एक रेवड़ी के पति स्टेशन है, तो वहाँ पर गाड़ी रुक गई। तो 1 दिन रुकी रही भाई, गाड़ी यहाँ कत्ल होगी, रुकी रही। तो वायरलेस आई उनको, मालकान को, डीसी को, ये
भाई आपकी 2 गाड़ियाँ उन्होंने वहाँ रोक रखी है, अमृतसर में 2 गाड़ियाँ आपकी रुकी हुई हैं। अगर इस गाड़ी को आप कत्ल करोगे तो 2 गाड़ियाँ आपकी वहाँ कत्ल हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, मतलब अमृतसर में उधर भी रोकी गई थी। हाँ, अटारी स्टेशन था, वहाँ पर रुकी हुई, अमृतसर से आगे अटारी था, उस पर 2 गाड़ियाँ रुकी हुई थी और उन्हें हमें तो पता नहीं रुकी हुई कि नहीं, लेकिन उनको जो इतला जो संभालने वाले थे उनको आई कि 2 गाड़ियाँ आपकी रुकी हुई हैं, अगर इस गाड़ी को यहाँ पर कत्ल कर दिया गया तो वहाँ पर दोनों गाड़ियाँ आपकी कत्ल की जाएंगी। तो फिर उनको आए भी 2 गाड़ियाँ कत्ल होंगी, इनको छोड़ दिया जाए। तो वो एक बात मुझे नहीं समझ में आता, वो कत्ल क्यों करना चाहते थे आप लोगों का? कत्ल हिंदू मुसलमानों का जो जब झगड़ा हो गया था, आपस में दुश्मनी हो गई थी, जैसे आपकी मेरी दुश्मनी हो गई, लगेगा तो पकड़ूंगा साले को, वो बात हो रही थी, वो बात बिगड़ गई थी। तो वो हर हिंदुओं को कत्ल करना चाहते थे। और हिंदुओं से भी ज़्यादा मैंने देखा जो सरदारों पे उसका गुस्सा था, जिनने सरदार कत्ल हुए हैं, इसलिए हिंदू नहीं कत्ल हुए, जिन्हें सरदार कत्ल हुए। और सरदार भी ऐसे थे कि सरदारों के हाथ में भी जो मुसलमान आ जाता था उसको भी अपनी तलवार से सिर उड़ा देते थे। बहुत मजबूत रहे सरदार भी, लेकिन सरदारों को ज़्यादा मारा गया, इतने हिंदुओं को नहीं मारा गया जिन्हें सरदारों को मारा। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो बंटवारा हुआ ये सही हुआ? नहीं, अब सही तो जो जवाहरलाल नेहरू जाने या मौलाना जाने, जिन्होंने कही, हमें तो पता नहीं सही करा या नहीं करा। जब बात बढ़ गई तो ये आपस में मीट के करते रहे। उन दिनों हमारे हिंदू कई नेता बड़े, जवाहरलाल, उसकी फिर इंदिरा, फिर उसके दूसरे हमारे नाम मुझे तो याद नहीं है, तो वैसे थोड़ी देर में सारे याद आ जाएंगे। तो वो उस मुसलमानों के वो जो थे वो बैठे, उन्होंने विचार किया, फिर धारती बटी भाई ये इलाका इतने तक हमें मिले, ये इलाका इतने तक हमें मिले, तब उन्होंने बैठ के वो इलाके बांटे आपस में। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार तो किसको माना जाए मैं तो नहीं जानता। मैं तो असली मानता हूँ कि ये जो कुदरत करवाती है ना, ये सब असल में, लेकिन ये तो कुदरत ने नहीं करा नहीं, वैसे उसी के हाथ में है, करवाती नहीं है वो। जो कुछ भी है कुदरत ज़्यादा जानती है, और कौन किसका नाम लें, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्यों झगड़ा हुआ आपस में जब बस रहे थे। हमें ये याद है कि हमारी ज़मीन में जितने भी कार्यकर्ता थे, काम करने वाले मुसलमान थे। मेरी जहाँ ज़मीन थी उसके पास नहर थी। हम नहर में क्या करते थे, चोरी एक पाइप लगा के ना अंदर घसो दिया पाइप उसमें, हैं, और पता लगे ना अंदर घसो दिया। इधर अपना हमारा ज़मीन थी, मेरा एक आम का पेड़ों का और जामुन, आम, अमरूद, इनका भी बगीचा था मेरा एक, तो उसके पास नहर थी। वहाँ सब मुसलमान काम करते थे? हाँ, तो वहाँ हमारा सारा जितनी भी ज़मीन की या हमारे अंदर मुसलमान काम करते थे। तो लेकिन जब आपने बताया कि जब वो आपको 1 किलोमीटर रह गए दौड़ के आए मारने के लिए, हाँ, तो ये जो काम करने वाले थे बचाने के लिए नहीं खड़े हाँ, तो नहीं, ये जब बातें चली भाई ये है वो है, तो वो तो फिर हमने वो भी छोड़ दिया जाना, उधर छोड़ दिया, अपने बगीचे पे भी जाना छोड़ दिया, अपनी ज़मीन में भी जाना छोड़ दिया। जो काम आपके यहाँ कर रहे थे वही दुश्मन बन गए? वही दुश्मन बन गए। ज़मीनें तो हमारी वही बाहर रहे थे और बगीचों में भी वही काम कर रहे थे, वही दुश्मन बन गए। भाई जाएँ तो वो मार दें, क्योंकि वो कहे इनके हिस्से में आ गया, वो कहता हमारे हिस्से में आ गया, अब तो मालिक क्यों आओ, ये तो हमारे हिस्से में आ गया ये सारा पाकिस्तान में, तो आप कौन मालिक हो यहाँ के। इस वास्ते हमें वो डरते थे, हम जाएँ तो मार दें, इस वास्ते हम जाते नहीं थे। लेकिन बंटवारा तो जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की वजह जिन्ना से, की वजह, हाँ, बंटवारा तो खास तौर पे ना जिन्ना की वजह से और इनकी वजह से हुआ। उस समय तो सुनने में आया था कि आरएसएस ने बचाने का काम किया था लोगों को। हाँ, आरएसएस ने बहुत बचाने का काम किया। आरएसएस ने, मेरे ख्याल में अगर आरएसएस ना होती तो इससे दुगने आदमी मर जाते। आरएसएस वालों ने बहुत तकड़ा काम किया, घबराए नहीं आरएसएस वाले, चाहे मारना पड़ा चाहे मरना पड़ा, वो आगे होकर निकलते थे, लाठियाँ लेके भी आगे होकर निकलते थे। लेकिन अगर वो यार ना होते आरएसएस वाले तो मेरे ख्याल दुगनी मृत्यु होती लोगों की। अच्छा, आप न्यूज़ देखते हैं अब? हाँ जी, न्यूज़ देखते हैं हाँ, अभी? देखते हैं न्यूज़। तो अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हाँ।
उसको देख के क्या कुछ याद आता है, कुछ होता है दिमाग में कि उसमें देख के यही याद होता है, वही जो हमारा पीछे हाल हो रहा था वही यहाँ पर हो रहा है। हैं, कभी वो कह देते हैं संभाल रहे हैं, उसके ऊपर ये कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, लेकिन इधर से खबर आ जाती है इतने आदमी मार गए, आज इतने आदमी मारे गए, ये अब पता नहीं कौन संभालेगा या क्या करेगा, हम तो इतना जानते नहीं, लेकिन अखबारों में पढ़ लेते हैं और यहाँ पर भी देखते रहते हैं लगा के, भाई इतने आदमी मारे जा रहे हैं, इतने आदमी मर गए। हाँ जी, अखबारों में आता है, वो पढ़ते रहते हैं, और हमारे पास में तो कुछ है नहीं कि हम कुछ कर सकें। तो इन सब से बचने का क्या तरीका है कि मतलब अगर कोई समुदाय आपको मारने के लिए आपको मारने के लिए आया है तो उसका क्या इलाज है, क्या होना चाहिए? इलाज तो मैं ये समझता हूँ यही है कि मीटिंग करके मजबूतियाँ की जाएँ उसमें। कल भी हमारी आपस में मीटिंग थी, मुल्तानी सभा की, आप मुल्तान वाले हैं ना, मुल्तानी कहते हैं, सूजाबाद वाले सूजापुरी कहते हैं, थी मीटिंग, तो मैंने भी उसमें यही बात रखी थी कि एक वहाँ छोटी है ना मीटिंग के 7 मेंबरी कमेटी बनाई जाए मुल्तानियों की चुन के, जो किसी के घर में बच्चा बीमार है, गरीब है, वो रोटी भी नहीं बनती उसके घर में, तो वो 7 आदमी जो हैं। लेकिन वो तो मुल्तानियों को नहीं मारते ना, वो तो हिंदुओं को मारते हैं। हाँ नहीं, मैं तो अपनी वैसे बता रहा हूँ आप जो मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना कि जैसे बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान तो उसमें भी सिर्फ वही बात मैं बता रहा हूँ, उसमें भी यही है कि एक बड़ी मीटिंग सी हिंदुओं की बुलाकर बड़ी तकड़ी, तो उसमें ये सारे पॉइंट रखे जाएं, उसमें जो भी अपने आप को कुर्बानी देना चाहे या काम करना चाहे और सोचे वो आदमी भाई ये आदमी काबिल हैं उसका, जो बड़े बड़े लोग हैं भाई आदमी बहुत दलेर है कर, उन आदमियों को लिया जाए हैं और उन आदमी की एक टीम बनाई जाए बाकायदा, जो आदमी मुकाबले के लिए भी तैयार रहें और उनकी सेफ साइड भी करें, और तो कोई तरीका हो नहीं सकता। गलती तो जो बड़े बड़े लीडर थी उनकी थी ही, कोई ऐसी बात तो नहीं है भाई ना हो सकती, क्योंकि उन्होंने मानना सारी बातों को, लेकिन मैं समझता हूँ शायद उनको जो मैं समझता हूँ शायद उनको ये पता ना हो कि इतना कत्ल आम हो जाएगा इन बातों में, हमारे बंटवारे में इतना कत्ल आम हो जाएगा और लोगों को अपनी अपनी चीज़ की इतनी हंसी हो जाएगी, तो उनको मेरे ख्याल में उनको दिल में इतनी बात नहीं थी जो हुई है। लेकिन अगर हुई है तो आरएसएस ने बड़े मुकाबले के साथ उसको निभाया, लोगों की जान बचाई है, लोगों की जान बचाई है। नेहरू और जिन्ना की भूमिका को कैसे देखते हैं? अब जिन्ना के बारे में मुझे तो खैर इतना था नहीं, लेकिन मैंने ये देखा ज़रूर है कि ये बड़े मजूनी मुसलमान जो है ना, मजूनी लोग हैं, ये बड़े हिंदुओं के साथ इनके ख्यालात नहीं मिलते, तो और ये बुराई करने पे बहुत जल्दी उतर आते हैं, जबकि हिंदू के मन में हमेशा ये बुराई बहुत देर से होती है, जब उसके ऊपर करड़ी तरफ को कोई चीज़ आती है तब हिंदू के मन में वो छल तो होती है, लेकिन मुसलमान के दिल में हर वक्त ही यही ख्वाब रहता है। मुझे एक छोटी सी बात याद आई कि हम गाड़ी में आ रहे थे और हमें पानी की प्यास लगी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पानी की प्यास लगी, गाड़ी रुकी हुई थी, तो मैं एकदम उतरा और भी लोग उतरे, तो पानी पीने के लिए, पानी भी ये नहीं था कोई नलके का था, कोई जोड़ का पानी था, प्यास थी, अब करता क्या, जोड़ के पानी में प्यास के लिए उतरे, तो पानी हमने अभी हाथ में नहीं लिया था, उधर से 3-4 मुसलमान आए, वो सारे नंगे होके उन्होंने पेशाब कर दिया, मुझे याद है, उन्होंने उस पानी में नंगे होके पेशाब कर दिया। लेकिन जो हमारे जैसे लोग ये जो कुछ जानते थे, अरे पेशाब उन्होंने करा, उनका पेशाब यहाँ तक थोड़ा ही आएगा, हैं हमें तो बहन जो पानी की प्यास लगे कि इससे मौत हो जाए, पानी कहाँ से लेंगे, तो हमने तो मैंने तो पी लिया, मैंने तो परवाह करी नहीं, हाँ जी, तो लोग पेशाब तक पी जाते हैं तो पानी है, लेकिन अगर हम यहाँ पीने हैं तो वहाँ उन्होंने खड़े होकर कर दी 3-4 तो वहाँ जो वो कोई पानी भाग के हमारी तरफ थोड़ी आ गया, तो यहाँ तक भी हालात है, अब इसका क्या किया जाए। लेकिन हमारे आप मानते हैं कि हमारे लीडरों की जिम्मेदारी है? हाँ, लीडरों की तो बिल्कुल जिम्मेदारी है ही, लेकिन तो उस समय तो प्रधानमंत्री नेहरू थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी लोगों को बचाने की? नहीं बनती थी, और मैं तो नहीं समझता भाई वो ऐसी नीयत के थे भाई ना भी बचाया हो, बचाया भी होगा पर लेकिन उनसे भी पार हो जाती कई दफ़ा, ये तो ज़रूरी नहीं कि उससे भी पार हो जाती है बातें, को मैं नेहरू का वो नहीं हूँ, लेकिन कॉमन बात है। एक बात मैं समझता हूँ कि इसको मैं थाम लूँगा, वो आ रहे हैं ना, मैं सारों को थाम लूँगा,
आगे आने से ज़्यादा आ जाते, नहीं थाम पाता, नुकसान हो जाता है ज़्यादा। तो जब बातें तो उनकी आपस में नेहरू की जना की चल रही थी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उनको ये तो मेरे ख्याल में दोनों को पता नहीं हो सका डिस्ट्रीब्यूशन में इतना कत्लेआम हो जाएगा। नहीं, उसके पहले तो ये अक्सर मारने के लिए दौड़ जाते थे। डायरेक्ट एक्शन डे भी हुआ था, बंगाल में काफ़ी लोग मारे गए थे मुसलमान। क्या इनको पता नहीं था कि अगर बंटवारा होगा तो मुस्लिम जो है हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं? तो ये तो इनकी नाअहलियत है, समझो, नाअहल है इसके मुताबिक कि ये सोच नहीं सके। भाई ऐसा भी हो सकता है, जब दूसरी जगह पे कत्लेआम होता था वो देख रहे थे, तो ये बड़े लीडर थे, क्योंकि हाथ में तो इन्हीं के था, या वो जना हो या ये हो या इनके और राष्ट्रपति या जो भी थे उनके थे। तो अब पता तो इनको था, हम लोगों को तो बेचारों को तो वो यही था, भाई हमने जाना है घर से निकलना है, तो सारी ज़मीन जमान सारा कुछ छोड़ा, आपको बताया घर, और जो पैदल जितने मील चलेगा तो वो लेके भी सिवाय सोने के या कैश के, उसको हम वासनी कहते हैं। वासनी होती है ऐसे बड़ी हुई, आप जानते हैं, इस कपड़े की, तो उस बीच में वो होती है, इधर सिली होती है या बदी होती है, तो उसमें हम लोगों ने पैसा जो था या सोना था, ये जो उस वासनी में डाल के यहाँ बांध के ऊपर पैंट पा के या पजामा पा के रखा, ताकि जेब में भी ना हो, इधर भी ना हो, बचाने का। लेकिन जब मारी दिया, मरी गए, तो और वासनी भी क्या करेगी और जेब भी क्या करेगी। धन्यवाद मक्खन लाल जी। जैसा कि हमने सुना मक्खन लाल जी की कहानी, ये 1947 के बंटवारे की कहानी है, और ये कहानी जो है ना, भूलने वाली कहानियाँ नहीं है, ये एक विभीषिका की स्मृतियाँ हैं जिन्हें याद रखने की ज़रूरत है, और आने वाली पीढ़ियों को ये बताने की ज़रूरत है कि किस तरह की विभीषिका भारत पाक बंटवारे के दौरान हुई थी, जिससे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो सीख ले सके कि अगर आप एक कम्युनिटी में, एक हिंदू समाज में संगठित होकर के रहेंगे, तभी अपने आप को आप बचा पाएंगे। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।